तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज एंटीलिया केस या मनसूख हिरेन या सचिन वाजे की कोई कहानी नहीं, लगातार आपको सुना रहा था और आज चूँकि कोई अपडेट भी नहीं है, सिवाय एक अपडेट ये है कि एक जांच के दौरान ये पता चला है कि मुंबई का एक बिजनेसमैन था। इस बिजनेसमैन ने सचिन वाजे के कहने पर होटल ट्राइडेंट में करीब 25 लाख रुपए के आसपास पेमेंट किया था और ये कहकर कि सचिन वाजे इस होटल में जब भी आएंगे उनके लिए रूम बुक रहना चाहिए, और करीब 100 दिन 100 नाइट्स के लिए रूम की बुकिंग की गई थी। रूम का किराया काफ़ी ज़्यादा था, शायद स्वीट था। अब इस बिजनेसमैन का, जो कि एक ज्वेलर है, सचिन वाजे से क्या कनेक्शन है, उससे पूछताछ करेगी एनआईए और सच पता करेगी। तो अपने आप में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक के अफसर का इस तरीके से एक 5 स्टार होटल में 100 दिन तक रूम बुक करवा के रखना, वहाँ जाना जबकि उसका घर वहीं पे है पास में, ये अपने आप में शक पैदा करता है। तो शायद ये भी हो सकता है कि उगाही और बाकी जो पैसे और जो इलीगल काम थे इसी जगह पे वो किया करता था। दूसरी चीज़ ये है कि जो महाराष्ट्र एटीएस अब तक मनसूख हिरेन की जांच कर रही थी मौत की, वो अब कानूनी तौर पर एटीएस से लेकर एनआईए को सौंप दी गई है। एटीएस ने अपना काम भी कर लिया, आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, खुलासा भी कर दिया, 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, सचिन वाजे को मेन कातिल भी बना के पेश कर दिया। तो अब अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो फिर एनआईए भी शायद इसी लाइन पर आगे बढ़कर इसका खुलासा करेगी। तो ये 2 चीज़ें हुई इस मामले में और फिलहाल इसकी तफ्तीश जारी है। तो आज कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है और आप में से बहुत सारे लोगों का मेल भी आया कि आप कुछ और खबर सुनाएं। आज कहानी बदलने की जो ज़रूरत पड़ी या फिर जो मौका भी ऐसा ख़ास है क्योंकि आज 24 मार्च है, 24 मार्च। आज का दिन इतिहास में दर्ज है। हम सब जो इनकलाब जिंदाबाद नारा सुनते हैं जिस शख्स ने दिया, शहीद भगत सिंह, जो एक क्रांति की लौ जलाई देश के नौजवानों में, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो 24 मार्च से बड़ा गहरा रिश्ता है। उसकी वजह ये है कि हम सब जानते हैं कि शहीद भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को अंग्रेज़ों ने लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। लेकिन ये फांसी की तारीख जो थी, अदालत ने जो हुक्म दिया था, वो 23 मार्च के लिए था। 24 मार्च के लिए माफ़ी चाहता हूँ, 24 मार्च यानी आज सुबह। लेकिन शहीद भगत सिंह, या उस वक्त चूँकि वो भगत सिंह थे, जिंदा थे, उनसे अंग्रेज़ों की हवा इतनी ख़राब रहती थी, इतनी दहशत थी कि उन्होंने अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए, अदालत के फरमान को ठुकराते हुए बड़ी खामोशी और चुपचाप से फांसी की तारीख से 1 दिन पहले, बल्कि करीब 11 घंटे पहले, 23 मार्च की शाम 7:33 पर ही भगत सिंह को फांसी दे दी थी। तो आज की कहानी, चूँकि आज 24 मार्च है, यहीं से शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी उसकी 2 वजह थी, अंग्रेज़ों ने जो वजह बनाई थी। एक ये थी कि एक जूनियर अंग्रेज़ अफसर थे, उनके कत्ल का इल्ज़ाम था शहीद भगत सिंह पर। और दूसरा ये था कि उस वक्त एक अंग्रेज़ कानून लाना चाहते थे जो मज़दूर विरोधी थे और जो भारत में आज़ादी को लेकर एक बिगुल बज रहा था, और ये था जो जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसको कुचलने के लिए भी। तो 2 तरह के बिल आने थे। अंग्रेज़ों की उस वक्त की जो सरकार थी उसकी दिल्ली में असेंबली में ये 2 बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये दोनों बिल मज़दूरों के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ किसी भी कीमत पर इस बिल को जल्द से जल्द पास करना चाहते थे ताकि वो अपनी दमन नीति को आगे बढ़ा सकें और लोगों के अधिकारों को छीन सकें। और इस दोनों बिल के विरोध में उस वक्त पूरा देश एक साथ था। अलग अलग लेवल पे तमाम क्रांतिकारी इसका विरोध कर रहे थे और उसी वक्त भगत सिंह ने इसका विरोध करने का एक नया तरीका सोचा। उन्होंने अपने लोगों के साथ बात की कि अंग्रेज़ों के कान तक ये बात पहुंचाने के लिए कुछ अलग करना होगा। और इसी के बाद ये फैसला हुआ कि असेंबली में बम फेंका जाएगा ताकि अंग्रेज़ों के कानों तक उनके विरोध की स्वर जो है, आवाज़ है, वो गूंज सके।
8 अप्रैल 1929 का दिन चुना गया असेंबली में बंक फेंकने के लिए, और इस काम के लिए 2 लोगों को चुना गया। एक भगत सिंह थे और दूसरे बटुकेश्वर दत्त थे। इन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन बम फेंकने का मकसद ये नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की जान लेना, बस अपनी मंशा, अपनी आवाज़ अंग्रेज़ों के कानों तक पहुंचानी थी। और इसीलिए ये दोनों असेंबली में पहुंचते हैं 8 अप्रैल को, और उसके बाद बम फेंका जाता है असेंबली के अंदर। लेकिन जिस जगह पे बम फेंका गया वो पूरा जो वहाँ का जो इलाका था उस वक्त असेंबली के अंदर, वो खाली था, वहाँ कोई बैठा हुआ नहीं था, क्योंकि मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं था, किसी की जान लेनी नहीं थी। बम फेंकते ही, और बम फेंकने का मकसद आपको बताया कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना था, वहाँ पे ज़ोर का एक धुआं उठा धमाके के बाद, और इसी धमाके के दौरान में फिर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने कुछ पर्चियाँ भी असेंबली में फेंकनी शुरू कर दी, पर्चियाँ, और उन पर्चियों को फेंका गया उसी के अंदर। अफरा तफरी मच गई थी असेंबली में, लेकिन दोनों भागे नहीं। मौका था उस धुएं के दौरान वहाँ से निकल भागने का, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ये फैसला कर लिया था, और वहाँ यही फैसले के साथ आए थे कि बम फेंकने के बाद वो भागेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे। और इसके बाद फिर पुलिस आती है अंदर और उन दोनों को पकड़ लेती है। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद करीब 2 साल से कुछ वक्त कम होता है जब भगत सिंह को जेल में रखा जाता है। इन 2 सालों में भगत सिंह जेल से बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। और इसी दौरान जब उनको एक दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो एक बार 8 अप्रैल 1929 जिस दिन ये धमाका हुआ था, गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को ले जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अभी है, और जो वाइस चांसलर का दफ्तर है, उस वाइस चांसलर के दफ्तर के नीचे, उस वक्त वहाँ पे वाइस रॉय रहा करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो अभी वाइस चांसलर का दफ्तर हुआ करता है, तो बदल गया है। उसके नीचे एक तहखाना था, और एक रात के लिए शहीद भगत सिंह को उसी तहखाने में रखा गया था, और फिर उसके बाद उनको वहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा कल इस तहखाने के तरफ भी गए थे, वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, इस पर उन्होंने एक स्टोरी भी फाइल की थी, क्राइम तक पे भी है, आप लोग मौका मिले तो देखिएगा। उस तहखाने में ना कोई रोशनदान, ना खिड़की, घुटन चारों तरफ, और अंग्रेज़ इतना डरे हुए थे कि उनको ऐसी जगह पे ले जाकर रखा गया था। इसके बाद में भगत सिंह और जो राजगुरु और इन तीनों को, सुखदेव, लाहौर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। ये वहीं पर रहे। 7 अक्टूबर 1930, 7 अक्टूबर 1930, यानी कि 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका, और अप्रैल के बाद सीधे 7 अक्टूबर 1930, मतलब करीब 1.25 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो गया, और इन तीनों को उस अंग्रेज़ अफसर की मौत के लिए जूनियर, और असेंबली में बम फेंकने के लिए अंग्रेज़ों की अदालत ने सजाए मौत सुनाई। इसको लेकर देश में बड़ा गुस्सा हुआ उस वक्त, और ये था कि 23 साल की उम्र थी सिर्फ भगत सिंह की, कि अंग्रेज़ ये जुल्म कर रहे हैं। उस वक्त के जो तमाम बड़े नेता थे, उन्होंने वाइसराय से अपील की ह्यूमन ग्राउंड पे कि इनकी मौत की सज़ा को कम कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। गांधी जी ने भी एक बार बात की, लेकिन वो सारी चीज़ें हुई नहीं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट, जो इनकी सबसे बड़ी अदालत उस वक्त अंग्रेज़ी शासन की थी, वहाँ पे लंदन में भी एक अंग्रेज़ वकील ने केस लड़ा इन लोगों की तरफ से, लेकिन उसमें भी 5 जजों की बेंच ने उस फैसले को बरकरार रखा, इस मौत के फैसले की, और रहम नहीं दिखाया। हालांकि दूसरी तरफ खुद भगत सिंह को जब पता चला कि उनकी इस सज़ा को कम करने के लिए एक मुहिम चला जा रहा है, तो वो नाराज़ हुए थे। उनका ये था कि वो चाहते थे कि उन्हें मौत की सज़ा हो, क्योंकि भगत सिंह की सोच थी कि उनकी इस मौत से भारत में चल रही क्रांति को एक और नई दिशा मिलेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में सामने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बलिदान देंगे, और इसीलिए वो अपनी मौत की सज़ा कम कराने के ख़िलाफ़ थे। मतलब लोग उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, और भगत सिंह चाहते थे कि उनकी फांसी जो है वो बरकरार रही। बल्कि वो इनका ये कहना था कि चूँकि वो एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्हें मौत की सज़ा जो है वो फांसी पे चढ़ा कर न दी जाए, बल्कि उनको गोली मारी जाए। क्योंकि उस वक्त ये था कि फांसी पे उन लोगों को चढ़ाते थे जो मुजरिम होते हैं, जो अलग अलग क्राइम करके
तो उन्होंने कहा उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं है, इसलिए उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको गोली मारी जानी चाहिए, एक सिपाही की तरह। हालांकि अंग्रेज़ों ने उनकी ये बात नहीं मानी। तो अदालत का फैसला आने के बाद 24 मार्च 1931 सुबह का वक्त था। पूरे देश में उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। जब सुबह सुबह लोग उठे तो हर एक कोई अखबार पढ़ना चाहता था, न्यूज़पेपर, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तारीख पहले से मालूम थी, और वो थी 23 मार्च की तारीख, 23 मार्च 1931। तो 24 मार्च की सुबह अखबार में ये खबर आनी थी। कुछ अखबारों में ये खबर छपी बोल्ड काले बैनर के साथ, लेकिन उस खबर को पढ़कर लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा आ गया, क्योंकि इस खबर के हिसाब से बात ये हुई थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 की सुबह 7:30 बजे फांसी नहीं दी गई, बल्कि इससे 11 घंटा पहले, करीब 12 घंटे पहले 23 मार्च की रात शाम को, बल्कि 7:33 पर ही फांसी दे दी गई थी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि भगत सिंह की फांसी की तारीख जब लीक हुई तो पूरे देश में भगत सिंह को लेकर एक मुहिम चल गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, अंग्रेज़ घबरा गए, अंग्रेज़ अफसरों की हवा ख़राब हो गई। उन्हें लगा कि लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बिगड़ जाएगा और पता नहीं क्या कुछ होगा। तो यही वजह है कि अचानक उन्होंने वक्त बदल दिया और तारीख बदल दी और 24 मार्च की सुबह फांसी देने की बजाय उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही फांसी देने का फैसला कर लिया। भगत सिंह की इस फांसी पर कई किताब लिखी गई है, और उन्हीं में से एक किताब में यह बाकायदा मेंशन किया गया है कि 23 मार्च की शाम भगत सिंह अपने सेल में, लाहौर सेंट्रल जेल में किताब पढ़ रहे थे, और उस वक्त वो किताब पढ़ रहे थे वो लेनिन के ऊपर थी। बहुत सारे क्रांतिकारियों की और अलग अलग किताबें पढ़कर उन्होंने अपना वक्त बिताया जेल में, करीब 2 साल के आसपास जो वो रहे, और कई चीज़ें भी लिखी, कई किताब भी लिखी। तो शाम 7:30 के आसपास, 7:20 के आसपास अंग्रेज़ अफसर उनके सेल में पहुंचते हैं। उस वक्त भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उसके बाद उन्हें जाकर बताया जाता है कि अब चलिए आपकी फांसी का वक्त हो गया। हालांकि भगत सिंह को ये मालूम था कि ये वक्त 24 मार्च की सुबह का है, लेकिन उन्हें कुछ अंदाज़ा था। ये सुनकर कि अब फांसी इसी वक्त दी जानी है, जो उनके कोर्ट हैं, जो उन्होंने बोला उन अंग्रेज़ अफसरों को, ये कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। वो दूसरा क्रांतिकारी लेनिन को कह रहे थे, जिसकी किताब पढ़ रहे थे, कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट तक उन्होंने किताब पढ़ी और उस किताब को हवा की तरफ उछाल दिया, आसमान की तरफ। उछालने के बाद कहा, चलो अब चलते हैं। ये भगत सिंह के आखिरी बोल थे मौत से पहले। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। कहते हैं कि तीनों रास्ते में बेहद खुश थे, चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी और मस्ती में गाते हुए जा रहे थे। और वो वही गाते हुए जा रहे थे जो आप सभी ने हमेशा सुना होगा कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। ये कहते हुए ये तीनों पहुंचते हैं फांसी घर पे। वहाँ पे भगत सिंह अपने हाथ से फंदा कसते हैं, उस रस्सी को चूमते हैं, और इसके बाद एक साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च शाम 7:33 का वक्त था जब फांसी दी गई, और ये अंग्रेज़ों की अदालत से ही जो आदेश आया था, फांसी का वक्त था, जिस तरह से फांसी दी जानी थी, उसका साफ साफ अंग्रेज़ों ने उल्लंघन किया था। क्योंकि उस वक्त भी फांसी शाम को नहीं दी जाती थी, बल्कि सुबह का अलग अलग 3 वक्त हुआ करता था, गर्मी और 3 अलग अलग मौसम के हिसाब से। लेकिन उन सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी गई। बट असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। फांसी देने के साथ ही अंग्रेज़ों को ये पता था कि अब क्या होने जा रहा है। डर और दहशत उनके अंदर बेहद थी, क्योंकि भगत सिंह की फांसी को लेकर पूरे देश में एक मुहिम चल रही थी कि इसको किसी तरह रोका जाए। अंग्रेज़ों को डर था कि फांसी के बाद उनकी लाश बाहर जाएगी और उसके बाद लोगों में गुस्सा भड़केगा और कानून व्यवस्था सब चौपट हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने बड़ी ही अमानवीय हरकत की। उन्होंने भगत सिंह के लाश के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को एक बोरी में डाला
जेल के बाहर एक ट्रक खड़ा था, उस ट्रक में उन टुकड़ों को डाला गया और उसके बाद उसे सतलज नदी के किनारे ले जाया गया, जो कि लाहौर सेंट्रल जेल से करीब 1.5-2 घंटे की दूरी पर था। रात का वक्त था और वहाँ पे बाकायदा जिस तरीके से एक अंतिम संस्कार होना चाहिए उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया। कहते हैं केरोसिन ऑयल डालकर उन टुकड़ों को जलाने की सतलज नदी के किनारे कोशिश की, लेकिन जब आग की लपटें उठी तो आसपास में गांव वालों ने उसे देख लिया और चूंकि भगत सिंह की फांसी को लेकर हर तरफ बातें हो रही थी, तो उन्होंने जब देखा तो कुछ गांव वाले दौड़कर उसकी तरफ बढ़े, सतलज नदी की तरफ। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों को देखा तो वो कुछ समझ गए कि गड़बड़ है और अंग्रेज़ अफसर उन लोगों को देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर भगत सिंह की लाश की ये हालत देखेंगे और उन्हें सच्चाई पता चलेगा तो उन सब की जान पे बनाएगी। गांव वालों को देखते ही तमाम अंग्रेज़ अफसर जो भगत सिंह के लाश के टुकड़े एक बोरी में डालकर सतलज नदी के किनारे लेकर आए थे ताकि खामोशी से उसे जलाकर सब कुछ सबूत मिटा दिया जाए, वो मौके से भाग जाते हैं। लेकिन भागने से पहले वो उन टुकड़ों को सतलज नदी में फेंक देते हैं। गांव वाले ये करते हुए देख लेते हैं। इसके बाद वो जाते हैं, टुकड़ों को निकालते हैं और फिर विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो भगत सिंह की मौत, भगत सिंह की फांसी की खबर तो हम सभी बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने किस जुर्म में दिया, लेकिन ये बात कभी सुर्खियों में नहीं रही कि किस तरीके से वक्त से पहले फांसी दी गई, किस तरह से फांसी के बाद उनके लाश के साथ बेहुरमती की गई, कैसे उनके टुकड़े किए गए और फिर ले जाकर सतलज नदी के किनारे किस तरीके से आनन फानन में उन्हें अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, वो भी गलत तरीके से। किस तरह गांव वाले पहुंचे और फिर उन्होंने निकाल कर उन्हें सम्मान दिया। इस पूरे मामले में शायद ये हमारे आज़ाद भारत की जो अलग अलग मूवमेंट चले उसमें कुछ ही ऐसे मौके आए जब लोग गांधी जी से भी नाराज़ हुए थे। इस हादसे के बाद लाहौर अधिवेशन में गांधी जी को पहुंचना था और गांधी जी देश में तब जब जहाँ जाते थे लोग उनका फूलों से, मालाओं से स्वागत किया करते थे। ये पहला मौका था जब गांधी जी पहुंचे लाहौर अधिवेशन के लिए, तो लोगों ने काले फूल देकर गांधी जी का स्वागत किया था। एक तरह से उन्होंने विरोध जताया था। उसकी वजह यह थी कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात थी कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों की जान बचाई जा सकती थी अगर गांधी जी इसमें थोड़ी कोशिश करते और अंग्रेज़ों के साथ लड़ भिड़ते कि अंग्रेज़ों से किसी भी मुद्दे पे कोई भी बात नहीं होगी जब तक ये शर्त नहीं मानी जाएगी कि इनकी फांसी को रोक दिया जाए। हालांकि ये भी कहते हैं कि वायसराय के साथ गांधी जी ने अपील की थी, लोगों की भावनाओं को उन तक पहुंचाया था, लेकिन वायसराय ने भी बात नहीं मानी। अंग्रेज़ के बाकी जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने नहीं मानी और आखिरकार फांसी दे दी गई। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गांधी जी ने अगर पूरी ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद इन तीनों की मौत जो हुई है वो ना होती। तो ये एक ऐसा मसला था जिसके बाद गांधी जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। आज चूँकि 24 मार्च की तारीख, 24 मार्च 1931 को फांसी देनी थी, लेकिन 23 मार्च को दी गई और आज 24 ही मार्च है, तो लगभग 90 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2021 साल, 90 साल पुरानी बात हो गई। 90 साल पहले का ये वाक़या था। तो इसीलिए लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं होगा कि थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में हम लोग झांक लें। तो 90 साल पहले का ये वाक़या, और कुछ लोगों ने कुछ लिखा था, तो मैंने कहा कि ज़रा नोट करके लाया हूँ, आप तक वो भी पहुँचा दूँ। तो कहानी में तो इतना ही, लेकिन अब क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर, कई लोगों ने उन्होंने कुछ सवाल किए थे। अमित खुशवाहा है, ये कह रहे हैं कि दिव्या भारती के मर्डर की कहानी सुना है। शायद मैं सुना चुका हूँ अमित भाई, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और विशाल राणा है, और इनका सवाल ये है कि आप अक्सर कहते हैं कि बात आई गई सी हो गई, इसका असली मतलब क्या है? मैं शायद कई बार कहानी में बोलता हूँ। तो ये एक नॉर्मल लाइन है कि बात आई गई होगी, मतलब कोई चीज़ को आपने यूं ही बस भुला दिया या फिर आपने बहुत लाइटली लेकर उसको आगे बढ़ गए। इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। मृत्युंजय कुमार हैं और बिहार बेगूसराय से, और ये भागलपुर राइट की स्टोरी सुनना चाहते हैं। चलिए, कभी मौका मिला तो ये भी आपको सुनाता हूँ। इसके अलावा अकीज़ व्लॉग हैं,
अमीश पांड्या हैं, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की। ओम प्रकाश दुबे हैं, राजेंद्र शर्मा हैं, उदय रावूल हैं, चिराग पटेल हैं, दिवेश सिंह हैं, निषाद योगेंद्र हैं, लोटस योगा हैं, राहुल दुबे हैं, बालाजी द अल्टीमेट विनर हैं, नयन गोयल हैं। बहुत सारे लोग, आप लोगों ने ये भी कहा कि हमने आपको ट्विटर पे फॉलो कर लिया, आप हमें भी कीजिए। तो मैं जिस को मौका मिल रहा है मैं कर रहा हूँ, और यकीन मानिए मेरी कोशिश होगी कि आप में से सभी को फॉलो करूँ। अब ट्विटर पे एक्टिव कितना रहूँगा ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ चलिए इसी पे याद आया। थैंक यू वेरी मच आप लोग जो लगातार फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो अब भी कर लें, और बस कर लें बिना कोई सवाल किए हुए। मानस सिंह हैं, रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल हैं, हरविंदर पुरी हैं, गुलशन मेहरा हैं, गुलशन मिश्रा हैं, हातिम लोखंड हैं, अरुण चमोली हैं, इसके अलावा डॉक्टर शोभा गंडवाल हैं, सुख हैं, हर्षित दाधीच हैं, अनूप पाल कनौज हैं, बालकृष्ण वाडेकर, चंदन शर्मा, प्रेम मौर्य, सुदीप चक्रवर्ती, बीजू हैसनेफोको, रतनलाल, विजय कुमार जोशी, सुखदेव सिंह श्री गंगानगर से, कुमार प्रभट्टा, हरमीत शाह सिंह, रुहैल अमीन, पूनम शर्मा, अनिल, इसके अलावा धर्मेंद्र शर्मा, मूलचंद सुथार, कल्पना दास, कमलेश साहू, रितिका गुप्ता के बारे में आपको जिक्र किया था, 12 साल की हैं, और जब मैं तारीख भूलता हूँ कोई डेट कहानी में तो ये बहुत हंसती हैं मेरी गलतियों पे। चलिए कम से कम चेहरे पे हंसी तो आती है तो अच्छी बात है। तो अब तमाम लोगों का शुक्रिया, और जो आपने फरमाइश की है वो कहानी जल्द आपको सुनाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अगला आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।